नहीं, अब डाल दीजिए, वैसे भी ये सबको पता है। ठीक है, रिग्रेशन हम लोग देखा। प्रोजेक्शन में ब्लेमिंग टू अदर, ठीक है, पिताजी ने पैसा नहीं दिया इसलिए हम फेल कर गए, किताब नहीं खरीद पाए, है ना। किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ खाने की लेट हो रही है, तो कह देंगे कि खुद को भूख लगी है, कह देंगे अरे खाना शुरू करो, बच्चों को भूख लगी, बच्चे रो रहे हैं। नहीं, ये तो ये हो गया, रेशनलाइजेशन हो गया, युक्ति दे रहे हैं, युक्ति दे रहे हैं। यहाँ ब्लेमिंग टू अदर, खाना अगर नहीं मिला, खाना अगर नहीं मिला तो क्या कहेंगे, ब्लेम करेंगे ना, खाना खराब था। दूसरे पे ब्लेम, हाँ, नहीं दूसरे को ब्लेम डाल दिया ना, दूसरे को डाल दिया, हमें खाना है, हमें भूख लगी, खाना हमें खाना है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें भूख लगी, बच्चे को भूख लगी है इसलिए खाना दो। सर इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, पेन खराब था इसलिए एग्जाम खराब हो गया। वही बोल रहे हैं ना कि पढ़ाई नहीं हो पाई, पिताजी ने पैसा नहीं दिया, एग्ज़ाम में बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, लिख नहीं पाए, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, हम बोल नहीं पाए, ठीक है, मास्टर बड़ा बदमाश था, पढ़ाता ही नहीं था, हम अपने को बचा रहे हैं कि हम ठीक हैं, ये तो डिफेंस करना हो गया, तो प्रोजेक्शन ही है ये, तो डिफेंस मैकेनिज्म ही चल रहा है ना, पूरा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म नाम ही है इसका, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं बच्चे। हाँ, ठीक है। इसके बाद एक है डिस्प्लेसमेंट। बॉस को तो मार नहीं सकते हैं, आके गुस्सा निकाल दिया पपी पे या किसी पिलो पे, हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। हस्बैंड से झगड़ा हुआ, बच्चों को पीट दिया। ये रियल लाइफ एग्जांपल, सही बात है। मोहिनी मैम अपना वाला एग्जांपल दी है, मैं ऐसा करते नहीं हम, हो ही जाता है, डाल दिया ना, हो ही जाता है। क्या चलिए, इसके अलावा भी कुछ है, एक सब्लिमेशन है, ये बड़ा अच्छा मेंटल मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, सब्लिमेशन। इसमें जो सर आपने एक बार बताया था कि प्रेम में जो असफल कवि होते हैं वो, प्रेम में जो व्यक्ति असफल होता है वो कवि बन जाता है, है ना। जिनके संतान नहीं होती है तो कोई अपना एक माने केंद्र अनाथालय खोल देंगे, अनाथालय खोल लेते हैं उनके इसमें जी, ठीक है। तो सब्लिमेशन ऐसा है। इसके बाद एक कन्वर्शन भी है, मतलब सब्लिमेशन में बेसिकली ये हो गया कि अपनी किसी विश को सब्स्टिट्यूट, देखिए क्रिएटिव, इसको क्रिएटिविटी में लिया जाता है, ठीक है। सब्लिमेशन सब्स्टिट्यूट एक्टिविटी के द्वारा आप अपने डिजायर्स को पूरा करते हैं, we fulfill our desires through substitute activity, through some other substitutions। इसके बाद एक कन्वर्शन है। हाँ सर, इसमें ईगो को बचाने के लिए फिजिकल सिम्टम्स बना लेते हैं, वेरी गुड, सिम्टम्स उत्पन्न कर लेगा। हाँ, ईगो डिफेंस को बचाने के लिए क्लासरूम में क्वेश्चन देखा और अचानक बेहोश हो गया, तबीयत खराब हो गई, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, ये तो वही कन्वर्जन डिसऑर्डर का ही है। हाँ, उसी से बना है ये, तो वो भी तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, ईगो को बचाने के लिए करता है, कन्वर्शन हिस्टीरिया का जो पेशेंट है। गांव में लड़ाई हुई, औरत ने बेहोश होने का नाटक कर दिया, ये इस तरह के बहुत आते हैं केस, फिजिकल सिम्टम्स का सहारा ले लेता है। हाँ, जो जितने इंटेलेक्चुअल होते हैं वो उतना ज्यादा कन्वर्जन यूज करते हैं। एक डिनाई भी है सर। हाँ, डिनाई, चेतना में लाने ही नहीं, डिनाई में क्या करता है, चेतना में आने ही नहीं देता है, हाँ, उसको साफ इनकार कर देता है कि हम नहीं किए, हमने किया ही नहीं है, ही नहीं करता उसमें। हर वो चीज जो उसको स्ट्रेस उत्पन्न करे, तनाव उत्पन्न करे, उसको वो चेतना में लाने से साफ इनकार कर देता है। एग्जाम्पल बताइए। सपोज किसी ने चोरी की और उसे ये डर है कि घर में लोग अच्छा नहीं कहेंगे या सोसाइटी में लोग बुरा कहेंगे, घर वाले हमें हमेशा कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि हमने चोरी की है। उसे पूछेगा कि ये जो बर्तन चोरी हुआ था तुम देखे हो, बर्तन कैसा बर्तन, या पैसे घर में बर्तन तो हम जानते नहीं कि होता क्या है,
कब कहाँ कैसे ये सब तो सर क्रिमिनल सब जो होता है हाँ वो लोग उनसे अगर पूछा जाए, मर्डर करके आता है, पूछा जाता है इसको जानते हो, तो साफ इनकार कर देगा कि नहीं, जी कौन, नहीं, उसका तो हम चेतना नाम में भी एकदम नहीं लाता ही नहीं। हाँ लाता नहीं है। अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। क्लियर है ये? डिफेंस मैकेनिज्म इससे ज्यादा क्लियर तो नहीं है सर, है? इससे ज्यादा तो अब नहीं ना है, इससे ज़्यादा कुछ डिफेंस और नहीं मैकेनिज्म है कुछ सर। करना नहीं है, इतनी चीज़ें अगर याद रह जाए तो बहुत है। ठीक है, इतना भी नहीं होता, वो जहाँ 2-3 चीजें बताओ खत्म कहानी। समझ जाते हैं कि यहाँ है। इसको पता है, दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर जाते हाँ हैं। स्विच करो, उसको भी तो अपनी इज्जत बचाए सर रखनी है ना। रिकॉर्ड कर रहे हैं सर, हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। अश्विया क्या करना है आपका? इंट्रो। साइकोलॉजी जी, 1 मिनट हम देखें। बहुत ही शॉर्ट। देखिए, अगर इंट्रो शुरू करना हो तो सबसे पहले हम लोग शुरू करें साइकोलॉजी शब्द कहाँ से बना है। ठीक है, क्योंकि जनरली इंटरव्यू में ये पूछ लेते हैं कि आप साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कीजिए फर्स्ट ईयर की क्लास में, उनकी फर्स्ट क्लास है, कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन दे ही दें आज हम फिर से एक बार, हमारा भी रिवीजन हो जाए। जी सर। साइकोलॉजी 2 शब्दों के योग से बना है, साइको प्लस लोगस। साइको का अर्थ आत्मा और कहीं कहीं इसको मन के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है, और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। तो साइकोलॉजी बेसिकली जो पहला डिफिनेशन आया, जब फिलॉसफी से साइकोलॉजी अलग हुआ, तो ये पहला डिफिनेशन जो दिया गया था वो साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन प्रॉब्लम ये था मनोवैज्ञानिकों के सामने कि उसको मेज़र कैसे किया जाए, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं साइंस की, तो साइंस में मेज़रमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और हम आत्मा को माप नहीं सकते थे। तो फ़ौरन ही उसकी परिभाषा बदली गई और दूसरी परिभाषा जो आई वो आई साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड, मन का विज्ञान कहा गया। और इस पर बहुत सारे लोगों ने चर्चा की। विलियम जेम्स ने भी इसके बारे में बताया, उसके पहले उनके जो फॉरेनर थे उन लोगों ने भी बताया कि मन, साइकोलॉजी जो है वो मन का विज्ञान है। लेकिन यहाँ भी प्रॉब्लम वही था कि मन को कैसे मापा जाए। हालांकि मन को परिभाषित करते हुए विलियम जेम्स ने कहा था कि मन जो है वो टैबुला रोसा है, ब्लैक बोर्ड है, जिस पर हम अपनी सर पहले था साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल, उसके बाद आया साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। हाँ सर, थोड़ा इंग्लिश में बताइए। हाँ, तो यहाँ उन्होंने, विलियम जेम्स ने कहा कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड को क्लैरिफाई किया। उन्होंने कहा कि मन जो है वो टैबुला रोसा की तरह होता है, कहा कि ब्लैक बोर्ड की तरह है और अपनी एक्सपीरियंस से हम कुछ लिखते जाते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड कॉन्शियसनेस, कि मन और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है। तो उनका मानना था कि पूरी ज़िंदगी जो हमको जो अनुभव होता है वो हमारा मन है, और प्रेजेंट टाइम में जो हमको अनुभव हो रहा होता है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस और मन में ये अंतर है कि आज के पहले जो भी एक्सपीरियंस हमने कलेक्ट किया वो हमारा मन है। इसके बाद से यहाँ भी प्रॉब्लम यही आया कि हम मेज़रमेंट कैसे करें। तो इसकी साइकोलॉजी की जो तीसरी परिभाषा आई वो विलियम वुंट ने तब दिया जब उन्होंने लीप्जिग यूनिवर्सिटी में पहली प्रयोगशाला खोली 1879 में। और ये प्रयोगशाला खोलने के तुरंत बाद उन्होंने साइकोलॉजी को डिफ़ाइन किया और कहा कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। मनोविज्ञान जो है वो चेतन अनुभूति का विज्ञान है। और इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शुरू किए। बेसिकली उनके एक्सपेरिमेंट जो थे वो कॉन्शियस को देखने के लिए 3 चीज़ों से रिलेटेड थे, इमेज, फीलिंग और सेंसेशन। ये 3 जो चीज़ें थी, इसी पर मैक्सिमम लीप्जिग यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुए। इसको वुंट का ट्रायआर्किक थ्योरी भी कहा गया। लेकिन यहाँ दिक्कत ये था कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं तो आप फिर मन की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि आज के एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं, इमीडिएट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, और आज से पहले जो आपका एक्सपीरियंस था उस पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही थी। और आज के आने वाले बिहेवियर जो हम रिएक्ट करेंगे, ठीक है, किसी स्टिमुलस पर, उसके बारे में भी चर्चा नहीं हो पा रही थी। तो ये जो स्कूल उन्होंने खोला स्ट्रक्चरलिज्म
और टीचर के साथ मिलके, उसमें ज़्यादा दिनों तक ये काम नहीं हो पाया, क्योंकि 1879 के बाद से ये 92 तक टीचर के रहने तक ये काम हुआ, और इसके बाद ये स्कूल बिखर गया, क्योंकि एट ए टाइम 2 स्कूल्स और काम कर रहे थे अमेरिका में, फंक्शनलिज्म साथ साथ और गेस्टाल्टिज्म। तो दोनों के अप्रोच अलग थे। फंक्शनलिज्म जो था, विलियम जेम्स या हार्वे कार का कहें, इन लोगों ने जो फंक्शनलिज्म की बात की, उसमें छोटे छोटे पर्पसिव बिहेवियर की बात की गई, और यही पर्पसिव बिहेवियर जो था आगे चल के व्यवहारवाद की उसने नींव रखी। ठीक है, 1913 में वाटसन ने चौथी परिभाषा दी, जो आज भी मान्य है, और आज भी हम लोग इसी को फोकस करते हैं कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो ये जो वाटसन ने डिफिनेशन दिया, आज भी साइकोलॉजी को हम बिहेवियर साइंस के रूप में लेते हैं, बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और यहाँ पर बिहेवियर की जब बात आई, तो इन लोगों ने जो इंसिडेंट फैक्टर थे वो विलियम जेम्स के ही फैक्टर थे, जो फंक्शनलिज्म का फैक्टर था उसी को उठाया गया, उसी को कॉन्सेप्ट लिया गया। वहाँ पर्पसिव बिहेवियर की बात की गई थी, यहाँ यूनिट बिहेवियर की बात की गई। हर स्टेप में एक बिहेवियर है, बस इतनी ही फ़र्क था कि फंक्शनलिज्म में एक समग्र व्यवहार की चर्चा की गई थी कि हम किसी काम को, जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो किसी पार्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए करते हैं, और वो गोल हमारा वही बिहेवियर कहलाता है। लेकिन वाटसन के व्यवहारवाद में कहा गया कि अगर हम एक स्टेप भी उठाते हैं तो वो एक बिहेवियर है, दूसरा स्टेप उठाएंगे तो वो दूसरा बिहेवियर है। तो इस तरह से बिहेवियर की बुनियाद रखी गई। हाँ, गेस्टाल्टवाद में बोला था समग्र का। अरे अभी गेस्टाल्टवाद की हम बातें नहीं किया। एज ए होल समग्र का मतलब क्या था? पर्पसिव बिहेवियर। पर्पस का मतलब उद्देश्य। अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उसमें 5 एक्टिविटी करके हम उद्देश्य तक पहुंच रहे हैं, तो उसको फंक्शनलिज्म वाले एक बिहेवियर मानते थे। ठीक है, इसलिए पर्पसिव बिहेवियर की बात की गई, और व्यवहारवादी उसको 5 बिहेवियर मानते थे कि आपने 5 एक्टिविटी की। बस अंतर ये था। क्लियर है? और अभी हम बात किया ही नहीं गेस्टाल्टवाद की। गेस्टाल्टवाद का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो था परसेप्शन और लर्निंग पर। तो वॉर्डहाइमर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए उसी दौरान, और उन्होंने परसेप्शन के क्षेत्र में व्यापक एक्सपेरिमेंट किया और बहुत एक से एक चीज़ों का योगदान दिया। वहीं कोहलर और कोफका ने इनसाइट थ्योरी को प्रेजेंट किया। लर्निंग के सिद्धांत को बताया कि सूझ के द्वारा लर्निंग संपन्न होता है। यहाँ तक क्लियर है इंट्रोडक्शन? यस सर। वो हम लोग बिहेवियर तक तो ले आए, और वहीं तक हमको लाना था आज के कॉन्टेक्स्ट में। जी सर, क्योंकि हम तो साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ये हो गया। अब बिहेवियरिज्म तक हम आ गए कि डेफिनेशन हमें कैसे बनी, कि साइकोलॉजी को कैसे। अब अगर वो हिस्ट्री में जाते हैं या स्कूल्स की फोर्सेस की बात करते हैं तो वो एक अलग बात अब नहीं करेंगे ना, चूंकि हिस्ट्री तो हम साथ साथ लेके घुस गए ना। हाँ, लेकिन इसमें अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो फिर इसमें साइकोएनालिटिक तो रह गया। हाँ, तो हम अभी स्कूल्स की बात कर ही नहीं रहे हैं, और भी पूछ सकता है कि कौन कौन से स्कूल थे। इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। हाँ, अगर स्कूल्स पूछ ले कि और कौन कौन से स्कूल थे, तो आप गिन दीजिए कि स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, गेस्टाल्टिज्म, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक स्कूल 6, और एक हॉर्मिक्स था। हॉर्मिक HORMIC। उसमें क्या था सर? हाँ, उसमें था बेसिकली थॉट पर काम किया गया था। हाँ नहीं, इमेज। हाँ, कहा कि थिंकिंग जो है वो बेसिकली उस साइकोलॉजी ने सिर्फ एक ही चीज़ पर काम किया था, और वो था इमेजलेस थॉट। इन लोगों का मानना था कि जो भी हम थिंक करते हैं उसमें कोई इमेजेस नहीं बनता है। ठीक है सर, स्कूल का थोड़ा इसलिए बता दीजिएगा। स्टार्टिंग से स्कूल का भेज देंगे, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। संरचनावाद, व्यवहारवाद, फंक्शनलिज्म सब लिखा हुआ है। साइको एनालिसिस स्टार्ट तो स्कूल्स की अगर हम बात करेंगे, स्टार्ट तो स्ट्रक्चरलिज्म से होगा। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म। हाँ ठीक है, स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, फिर हमारा आपका गेस्टाल्ट की बात करेंगे, फिर बिहेवियरिस्टिक हो गया, साइकोएनालिटिक हो गया। हालांकि पहले साइकोएनालिटिक है, फिर साइकोएनालिसिस है, बिहेवियरिस्टिक है। बिहेवियरिस्टिक सबसे लास्ट में। हाँ, पहले स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, फिर साइकोएनालिटिक, उसके बाद फिर सर गेस्टाल्ट, देन बिहेवियरिस्टिक, उसके बाद आपने अभी जो लास्ट वाला बताया ह्यूमनिस्टिक आया था, हॉर्मिक भी उधर ही था साथ साथ। अच्छा, ये कॉग्निटिव वगैरह ये सब तो सर स्कूल में नहीं है, तो बाद में नई ब्रांचेस कहा जा सकता है। ब्रांचेस को छोड़ दीजिए, देखिए उस टाइम भी 7 स्कूल्स ही थे, इसीलिए 7 साइकोलॉजी के नाम से एक बुक भी आई थी, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और सीक्वेंस सर। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, उसके बाद आप आ जाइए साइको एनालिसिस, गेस्टाल्टिज्म, उसके बाद आ जाइए हॉर्मिक साइकोलॉजी, उसके बाद आ जाइए आप ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक हमको लगता है बाद में आया, सॉरी पहले बिहेवियरिज्म आया, ह्यूमनिस्टिक उसके बाद आया। ह्यूमनिस्टिक सबसे लास्ट में आया ना। कौन सा फर्स्ट फोर्स, कौन सा सेकंड फोर्स, कौन सा थर्ड फोर्स? फर्स्ट साइकोएनालिसिस, फर्स्ट फोर्स हो गया साइको एनालिसिस, सेकंड बिहेवियरिज्म, ह्यूमनिस्टिक, सेकंड हो गया बिहेवियर, थर्ड ह्यूमनिस्टिक, चौथा भी है कोई? मैं तो तीन करके भी कुछ उठा था, पता नहीं सर, कहीं पे सुने थे। हैं? ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, हैं? ट्रांसपर्सनल, ट्रांसपर्सनल ये चौथा है। अच्छा, क्या होता है इसमें मैडम? इसमें जो अभी हम लोग योगा वगैरह जो पढ़ रहे हैं या स्पिरिचुअल से रिलेटेड जो भी स्पिरिचुअल हो गया है ना। ट्रांस की बात हो रही, ट्रांसपर्सनल। अध्यात्म, चलिए दूसरा चैप्टर शुरू करें फट से। यस सर। अब दूसरा क्या करना था सर? कुछ जनरल साइकोलॉजी की छोटा छोटा कॉन्सेप्ट देते जाइए, दो लाइन, वही कर रहे हैं, वही ताकि रिवीजन हो जाए। हाँ वही कर रहे हैं, एक मिनट। चलिए छोटी छोटी चीज़ों को शुरू कर लें हम लोग फटाफट। परसेप्शन आज रिवीजन कर ही देते हैं, ठीक है। बहुत लोग को हो सकता है कि पढ़ाने में परसेप्शन मज़ा आ जाए। परसेप्शन को डिफाइन करते हुए हम लोग क्या कह सकते हैं? पहले तो बहुत सिंपल ही है कि एक्टिव, सेलेक्टिव और कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस है, जिसके द्वारा हमको किसी भी इन्वायरमेंट का इमीडिएट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। किसी भी इन्वायरमेंट का, किसी भी स्टिमुलस का हमको अगर इमीडिएट एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है, तो वो परसेप्शन है। परसेप्शन और सेंसेशन में अंतर कर लीजिए। सेंसेशन मात्र क्या है? हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू एनवायरनमेंट में जो भी स्टिमुलस है उनकी इंफॉर्मेशन सेंसेशन है। व्हेन वी गिव द मीनिंग ऑफ वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सूचनाएं जो हम वातावरण से रिसीव करते हैं, ठीक है, जो भी सेंस ऑर्गन के द्वारा सूचनाएं हम रिसीव कर रहे हैं वो सेंसेशन है। और रिसीव करके जब उसका फिजियोलॉजी ही जो है वो आपका परसेप्शन है। अगर रिसीव कर लिया हमने, रिसीव करने के बाद से उसको ब्रेन तक भेजा और वहाँ उसकी मीनिंग जुड़ गई तो वो परसेप्शन में बदल जाएगा, ठीक है। लैटिन भाषा के परसेप्टिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गैदरिंग या रिसीविंग। परसेप्शन का अर्थ क्या है? रिसीविंग या गैदरिंग, ठीक है। इंफॉर्मेशन को गैदर करना या इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, ठीक है। तो ये परसेप्शन हो गया। और चूंकि ये परसेप्शन गेस्टाल्टवादियों की देन है, तो गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होगा? होल, संपूर्ण,
ठीक है। Only तो गेस्टाल्टवादियों ने कहा था कि जब हम स्टिमुलस को एज ए होल परसीव करते हैं तब जाके क्या होता है, जब सारी सूचनाओं पर नज़र कर लेते हैं तो चीज़ें हमको स्पष्ट ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। स्टेजेस ऑफ परसेप्शन क्या होगा? सेंसोरी इन्फॉर्मेशन का सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन, ये 3 चीज़ें कि कोई भी सेंसोरी इन्फॉर्मेशन है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर इसको इंटरप्रेट करेंगे। ये है स्टेजेस ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं परसेप्शन के? स्टिमुलस का होना अनिवार्य है, बिना स्टिमुलस के आपको परसेप्शन होगा क्या? नहीं सर। नहीं होगा। तो स्टिमुलस ज़रूरी है। इमीडिएट एक्सपीरियंस होगा, तत्काल आपको अनुभव होगा। ठीक है। एक्टिव मेंटल प्रोसेस, आपका मेंटल प्रोसेस एक्टिव होगा। कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस जो होगा वो प्रक्रिया घटेगी। स्टिमुलस को हम ऑर्गेनाइज करेंगे और स्टिमुलस को हम चूज़ करेंगे। सबसे पहला काम तो वही चीज़ है कि स्टिमुलस को चुनना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है, उस पर कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस लगाना है। ठीक है। स्टिमुलस का होना अनिवार्य है। ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं। पहला, किसी ने उस दिन हमसे कहा था कि सर हेब की थ्योरी एक बार हमको बता दीजिएगा। ठीक है। फिजियोलॉजिकल थ्योरी बाय हेब। हेब ने सिद्धांत एक दिया परसेप्शन का 1949 में। इस थ्योरी के अनुसार क्या बताया गया कि परसेप्शन की व्याख्या न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के रूप में की गई है। जब स्टिमुलस से व्यक्ति का सेंस ऑर्गन एक्टिव होगा तो ये सूचनाएं कहाँ जाएंगी? नर्व इम्पल्स उत्पन्न होकर सूचनाएं ब्रेन तक जाती हैं, ब्रेन के एक ख़ास क्षेत्र में जाती हैं। ठीक है। और जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को किसी ऑब्जेक्ट का परसेप्शन होता है, वहाँ उसका अर्थ जुटेगा और व्यक्ति को परसेप्शन होगा। तो सेंस ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक की जितनी भी फिजियोलॉजी है या जितना भी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कर रहा है उसी को फिजियोलॉजिकल थ्योरी, हेब की फिजियोलॉजिकल थ्योरी कहा गया। हेब का मानना था कि परसेप्शन की अधिकतम अंश अर्जित होता है। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि जो भी हम परसीव करते हैं वो एक्वायर्ड होता है, इनबॉर्न नहीं होता है। जबकि गेस्टाल्टवादियों का क्या कहना था? इनबॉर्न होता है। इनबॉर्न होता है। याद रखिएगा, गेस्टाल्टवादियों का कहना था कि परसेप्शन इनबॉर्न होता है और व्यवहारवादियों का कहना था कि परसेप्शन एक्वायर्ड होता है। और ये बड़ा कंट्रोवर्सी है। हल ने इसको बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट से क्लियर किया था कि परसेप्शन जो है वो बाय बर्थ नहीं होता है। हालांकि बाय बर्थ के सपोर्ट में भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन हल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो बहुत अच्छा था। उन्होंने 3 ग्रुप्स लिए थे। एक बच्चा जो था वो मछुआरे का बच्चा, एक क्लास में पढ़ने वाला बच्चा और एक घर में काम करने वाला बच्चा। 3 बच्चे को उन्होंने लिया और तीनों को उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क बोर्ड पर दिया और परसीव करने के लिए कहा। तो मछुआरे के बच्चे ने कहा कि इट इज़ ए फिशिंग हुक, ये मछली मारने वाला हुक है, बंसी है। घर में काम करने वाले ने कहा कि ये हुक है, कपड़ा टांगने वाला। और जो स्कूल का बच्चा था उसने कहा कि ये क्वेश्चन मार्क है। तो हल ने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर परसेप्शन इनबॉर्न होता तो सारे लोगों का परसेप्शन सेम होना चाहिए था। हालांकि सबके मीनिंग्स अलग अलग थे क्योंकि वो उनके पास्ट एक्सपीरियंस से, उनके लर्निंग से प्रभावित हो रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि परसेप्शन एक्वायर्ड होता है, ना कि इनबॉर्न होता है। हेब ने भी कहा, चूँकि हेब भी क्या थे? व्यवहारवादी ही थे। तो हेब ने माना कि परसेप्शन के ज़्यादातर जो पार्ट्स होते हैं या ज़्यादातर जो अंश हैं वो इनबॉर्न होते हैं, नहीं एक्वायर्ड होते हैं। हेब के अनुसार सीएनएस के विशेष क्षेत्र की कोशिका उत्तेजित होने पर परसेप्शन निर्भर करेगा। पार्टिकुलर एरिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्टिकुलर एरिया अगर एक्टिवेट होता है, अगर विजुअल एरिया एक्टिवेट होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। अगर आपको ऑडिटरी एरिया एक्टिवेट होता है तो आपको आवाज़ें सुनाई देंगी, विजुअल ऑडियो परसेप्शन होगा। तो परसेप्शन का जो उनका थीम था कि ब्रेन के पार्टिकुलर हिस्से ही व्यक्ति के परसेप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है।
क्लियर है? जी सर। अश्विया चली गई क्या? हैं? चलिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच बाय एटकिंसन एंड शिफ्रीन। एटकिंसन का नाम बहुत मशहूर है। एटकिंसन की शायद किताब भी हम लोगों ने मेमोरी, हाँ, एटकिंसन मेमोरी में भी तो थे, मेमोरी में भी है, ठीक है, अटेंशन में भी मिलेगा, मोटिवेशन में भी हैं? मोटिवेशन में भी एटकिंसन का थ्योरी। चलिए, जहाँ मन करे एटकिंसन की तो किताब ही हम लोग पढ़ पढ़ के पागल हो गए। इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, एटकिंसन हिलगार्ड। ये एटकिंसन और शिफ्रीन का एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इस सिद्धांत में परसेप्शन की व्याख्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या स्टिमुलस से प्राप्त इंफॉर्मेशन के विभिन्न लेवल पर प्रोसेसिंग के आधार पर किया गया है। कहा गया कि सूचनाएं जो हमको मिलती हैं इन्वायरमेंट से, उसकी प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं, अलग अलग जगह करते हैं। इस थ्योरी का मानना था कि व्यक्ति के परसेप्शन की क्षमता सीमित है, कैपेसिटी हमारी सीमित है। इसीलिए हमने कहा था कि अटेंशन में भी आपको मिलेगा, ठीक है, कि हमारे परसेप्शन करने की क्षमता बहुत लिमिटेड है। व्यक्ति बहुत सारे सूचनाओं में से कुछ सूचनाओं को ही परसीव करता है और बाकी सूचनाओं को वो इन्वायरमेंट में छोड़ देता है या छोड़ना पड़ता है उसको, ठीक है। तो इसका एक फ्लो चार्ट बनाया उन्होंने कि कैसे सेंसेशन जो है वो परसेप्शन तक जाएगा या कैसे इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले कि स्टिमुलस, ठीक है, हम उसको रिसीव करेंगे। स्टिमुलस जैसे ही हमारे सामने आएगा, सेंसोरी रिसेप्टर उसको क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। फिर उसकी सूचना सीएनएस में जाएगी। सीएनएस में जाने के बाद वहाँ शोर होगा, साइकोलॉजिकल नॉइस होगा, बहुत सारा सूचनाएं वहाँ मौजूद हैं ऑलरेडी, तो वहाँ साइकोलॉजिकल शोर दिखाई देगा। उसके बाद वहाँ से सूचनाएं जो हैं वो कॉर्टिकल ब्रेन सेंटर में जाएंगी। कॉर्टिकल ब्रेन सेंटर के बाद से व्यक्ति रिस्पॉन्स करेगा। तो स्टिमुलस से रिस्पॉन्स के बीच की जो दूरी है वो सेंसोरी रिसेप्टर, सीएनएस, साइकोलॉजिकल नॉइस, कॉर्टिकल ब्रेन सेंटर और तब जाके रिस्पॉन्स है। इतनी प्रक्रिया 1 सेकंड से कम में भी घटित हो जाती है और किसी स्टिमुलस पर हमारा जवाब। अश्विया, मोनी, जी सर। रिस्पॉन्स देखिए आ गया। जी सर। आपका बहुत लेट आया, वो रिएक्शन टाइम माइक बहुत का स्लो ऑफ है। आज पर माइक ऑफ इस पर हम और मैं रिएक्शन कुछ टाइम पे चले जाएंगे। तो रिएक्शन टाइम इंडिविजुअली डिफर करता है कि हर व्यक्ति के रिएक्शन टाइम में फ़र्क होता है। गाल्टन ने इसी पर स्टडी किया था कि रिएक्शन टाइम स्टडी जो था सिचुएशन पर भी कि हर डिपेंड आदमी करता एक दूसरे से भिन्न है, और रिएक्शन टाइम स्टडीज इसी पर किया गया था। इमोशनल वर्ड और नेचुरल वर्ड पे। हाँ, और सबसे ये लास्ट पहले वाला, ऑब्जर्वेटरी, जो तारों को डूबते और निकलने का जो टाइमिंग था वो नोट करने के क्रम में देखा गया था कि कुछ ऑब्जर्वेटरी में कुछ पर्सनल एरर हो गए हैं। कुछ मिली सेकंड एक आदमी जो था वो दूसरे आदमी से पीछे हो गया, उसकी नौकरी से उसको निकाल देगा, नाम हम भूल रहे हैं। उसके बाद तब गाल्टन का ध्यान गया इस पर कि ऐसा क्यों हुआ, और उन्होंने स्टडी किया और पाया कि ये रिएक्शन टाइम स्टडी वहीं से शुरू हुई कि हर आदमी के रिएक्शन करने का जो टाइमिंग है वो अलग होता है। कोई बहुत इंस्टेंट कर लेता है, ठीक है, कोई बहुत डिले करता है। तो ये रिएक्शन टाइम एरर माना गया था। उसी टाइम से ये रिएक्शन टाइम की स्टडी आ गई, और आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में रिएक्शन टाइम पढ़ना है। रिएक्शन टाइम स्टडी है ना जी प्रैक्टिकल में? किए थे सर। यस सर, ये थे। कैसे करते हैं? सर नेचुरल वर्ड था, नेचुरल और इमोशनल वर्ड था, उसको पहली बार बोला गया उसके सामने में और घड़ी रखा गया। ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो गया मोनी। हाँ, तो भी तो रिएक्शन था ना सर, रिएक्शन टाइम पे ना बेस्ड था सर। नहीं, रिएक्शन टाइम तो टेस्टोस्कोप से तो अटेंशन किया था। रिएक्शन टाइम का तो ऑलरेडी एक मशीन है, रिएक्शन टाइम के ही नाम से है। रिएक्शन टाइम के नाम से अभी रिएक्शन टाइम स्टडी
जो है प्रैक्टिकल कराना होगा, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग को, ठीक है। हालांकि जो आपका मोनी का कहना भी ठीक है कि जो जो इमोशनल वर्ड और जो नेचुरल वर्ड है, ठीक है, Word उसमें भी हम association, रिएक्शन हाँ। टाइम नोट करते हैं। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वहीं से गाल्टन ने पहली बार निकाला था। वही गाल्टन की ही देन है वर्ड अलग एसोसिएशन टेस्ट। एक्सपेरिमेंट है, और बाद में एक्सपेरिमेंट तो सर ये है कि बाद में युंग इसको लाइट लेके में, आए। अच्छा, बाद में टाइम को ही नोट किया गया था उसमें कि कितना दोनों का समय का देखा गया था उसमें। इमोशनल कितना वर्ड पे टाइम रिएक्शन ज़्यादा लगता है और हाँ, नेचुरल वर्ड ज्यादा पे लगा, टाइम हाँ। कम लगता है। और कोई वर्ड किसी के लिए इमोशनल हो सकता है, किसी के लिए नेचुरल हो सकता नेचुरल है। भी हो सकता है। हो सकता है कि आप नेचुरल समझ के दे रही हो, हमारे लिए वो इमोशनल हो जाए। आपने कहा ये कुआं, word association आपने की कहा बात कर कुआं, रहे हैं। ठीक है, Word वेल, association। और हो सकता है कि हम कुआं में 2 बार डूबे हों, तो हमारे लिए इमोशनल हो जाएगा, सीन गुजर जाएगा हमारे आँख के सामने से, ठीक है। तो हमें रिएक्ट करने में टाइम थोड़ा सा डिले हो जाएगा एज कंपैरिजन टू नेचुरल। और अहमद भाई से पूछ दिया जाए कि एक इमोशनल वर्ड इनको दे देते हैं गर्लफ्रेंड, तो गर्लफ्रेंड अच्छा, अगर रिएक्शन हाँ। देर आया तो समझ लीजिए कि कई नाम गुजर रहे हैं इनके सामने से, कोई बात है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो कभी कभी अक्लमंदी कर दिया जाता है, तुरंत बोल दिया जाता है, पत्नी का नाम ले लीजिएगा, ब्रेन को सोचने का मौका दीजिएगा तो फंसा देगा। देख लीजिए साइकोलॉजी कहाँ कहाँ काम कर रही है। चलिए, तीसरा जो था गेस्टाल्ट थ्योरी, जो वॉर्नहाइमर और कोफका का था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी इसलिए है क्योंकि इसी पर पूरा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेस्ड था। गेस्टाल्टवादियों का मानना था कि व्यक्ति किसी वस्तु के को आंशिक रूप से नहीं बल्कि एज ए होल परसीव करता है, ठीक है। ऐसे परसीव कीजिए, बोलिए। पेन। ठीक है, पेन आपने परसीव किया, ठीक है। ढक्कन अलग नहीं देखा, रिफिल अलग नहीं देखा, निब अलग नहीं देखा, एज ए होल आपने इसको परसीव कर लिया। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी गेस्टाल्टवादी कि उन्होंने कहा कि पार्ट का परसेप्शन कभी भी होल के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। उनका कहना था कि पार्ट और होल का परसेप्शन कभी बराबर नहीं हो सकता है। रिफिल प्लस कवर, इसको पेन कोई नहीं कहेगा। कोई परसीव कर रहा है पेन? नहीं सर। नहीं कर रहा है। तो ये पार्ट में हमने जब कर दिया तो पार्ट का परसेप्शन कभी भी होल नहीं हो सकता है, ये उन्होंने बताया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, ठीक है। उनका ये कहना था कि परसेप्शन जब भी हम करते हैं एज ए होल करते हैं, और पार्ट का परसेप्शन हमेशा होल के परसेप्शन से डिफर करता है, वो उसका परसेप्शन अलग होगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना जर्मनी में वॉर्नहाइमर ने 1912 में किया था। अब याद रखिएगा 1912 यानी कि वाटसन का व्यवहारवाद और वॉर्नहाइमर का गेस्टाल्टवाद साथ साथ है, ठीक है। उसी तरीके से आपका स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म साथ साथ है। एक जर्मनी में चल रहा था, दूसरा अमेरिका में चल रहा था, ठीक है। और बीच में इन दोनों के बीच में हॉर्मिक साइकोलॉजी रख लीजिएगा, चूँकि वुंट से इंस्पायर होके, वुंट के ही कॉन्टेक्स्ट में, चूँकि वुंट ने बताया था कि साइकोलॉजी जो है, जो हमारा इमेज है वो कैसा होता है, इमेज पर उन्होंने बहुत सारे स्टडी किया था। तो इमेज, इसमें इन लोगों ने इमेजलेस थॉट की चर्चा की थी कि थॉट जो होते हैं वो हमारे उसमें इमेज नहीं होता है। एक मिनट, इमेजलेस थॉट जो है उज्जवल विश्वविद्यालय का था। सॉरी, ये हॉर्मिक का मैकडुगल का काम है सर उनका। एक मिनट, सॉरी गड़बड़। उज्जवर्ग डब्लू से है ना? हाँ, उज्जवर्ग WUR उज्जवर्ग। उज्जवर्ग का क्या था आपका? इमेजलेस थॉट जो आप बोल रहे हैं वो उज्जवल इस विश्वविद्यालय स्कूल को का क्या था। कहा गया था? उनका यही सबसे बड़ा काम यही था कि उन्होंने मतलब थॉट में उन्होंने इमेज की और भूमिका को मैकडुगल का नहीं क्या माना। था? एक मिनट, मैकडुगल का मैकडुगल का सर ये इसमें मोटिवेशन में पढ़ते हैं। ये हॉर्मिक था ना? हाँ, राइट। हाँ, ये हॉर्मिक हॉर्मिक साइकोलॉजी में क्या बताया गया था? उन्होंने बताया था कि इंस्टिंक्ट पे जोर दिया था और गोल इंस्टिंक्ट, डायरेक्टेड और पर्पसिव बिहेवियर, मतलब उनका
मोटिवेशन में काम था। मैकडूगल की थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे भी। बेसिकली हाँ, इंस्टिंक्ट की, हाँ ठीक है, सॉरी, करेक्शन के लिए थैंक यू नमिता। मैकडूगल का इसमें है ना मैम, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में मैम, मोटिवेशन नहीं इसी में है, मैकडूगल की एक पर्सनालिटी थ्योरी है। नहीं, मोटिवेशन में भी है सर। हाँ तो इंस्टिंक्ट पर काम है तो होगा ही। हाँ यस। और किस तरह इसी से उन्होंने इसके बाद उन्होंने कहा कि पर गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फसाइज दैट द होल ऑफ द एनीथिंग इज ग्रेटर देन पार्ट, कि पार्ट से होल कहीं बड़ा होता है। और इसी के आधार पर उन्होंने फिगर ग्राउंड परसेप्शन की व्याख्या की। फिगर ग्राउंड परसेप्शन क्या था? उन्होंने कहा कि जब भी हम किसी स्टिमुलस को परसीव करते हैं तो उसका कुछ पार्ट जो है हमको फिगर के रूप में दिखाई देता है और कुछ पार्ट बैकग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ आपस में ऑर्गेनाइज हो जाती है, आपस में मिल जाती है, वो फिगर के रूप में उभर जाता है, और जो चीज़ आपस में नहीं मिलती है वो बैकग्राउंड में चला जाता है। ठीक है, तो दो फिगर और बैकग्राउंड की चर्चा की। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो फोर्सेस, दो तरह के फोर्सेस जब हम परसीव कर रहे होते हैं तो दो तरह के फोर्स काम कर रहे होते हैं, कोहेसिव फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स। कोहेसिव फोर्स जिसमें स्टिमुलस में आपस में मिलने की प्रवृत्ति होती है, और रिस्ट्रेनिंग फोर्स जिसमें स्टिमुलस में बिखरने की प्रवृत्ति होती है। तो बिखरने वाली चीज़ें जो होती हैं वो चली जाती हैं बैकग्राउंड में, और मिलने वाली चीज़ें जो होती हैं वो फिगर के रूप में आ जाती हैं। और जब भी हम परसीव करते हैं ये दोनों फोर्सेस काम करते हैं एट ए टाइम, ये दोनों फोर्सेस काम करते हैं। इसी के वजह से अगर बैकग्राउंड ना हो तो आपको किसी भी फिगर का परसेप्शन नहीं होगा। तो दोनों ही फोर्सेस एक साथ काम करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो आइसोमॉर्फिज्म था उनका, और एक फाई घटना, दो इंपॉर्टेंट है। तो फाई घटना में उन्होंने क्या किया था, कौन बताएगा? नमिता बताइए। फाई फेनोमेनन। हाँ सर। इसमें दो बल्ब को मतलब कुछ टाइम के इंटरवल पर जला बुता रहे थे, तो ऐसा लग रहा था देखने वाले को कि वो चल रहा है इस तरह का। तो ये टाइम बहुत कम था, मान लिया कि 60 मिलीसेकंड। दो बल्ब थे जिनको मतलब कुछ टाइम इंटरवल पे वो जला रहे थे, अब उतार रहे थे, तो लग रहा था कि जैसे हम लोग शादी वादी में मूवमेंट परसेप्शन हो गया, मूवमेंट आ गया की बात जो है परसेप्शन में, मूवमेंट वाली बात। हाँ। कि वो ऐसा लगता है कि एक बोर्ड या सर्किल बना हुआ है, वो एक मूवमेंट हो रहा है कि एक आप इसको ऐसे समझिए कि वर्दाइमर ने दो बल्ब को एक साथ 1/15 सेकंड के लिए जलाया बुझाया। ठीक है, 1/15 सेकंड के लिए जब वो जलाते थे, बुझाते थे, बुझाने के क्रम में ऐसा परसीव होता था सब्जेक्ट्स को कि उसमें मूवमेंट आ गया। ठीक है, और इसकी टाइमिंग और बढ़ा दी गई तो फिर वो मूवमेंट ख़त्म हो गया। तो उन्होंने अपने अध्ययन पे इसी फाई फेनोमेनन की, तो लग रहा था कि मतलब ये चल रहा, लेकिन जब 200 मिलीसेकंड कर दिया तब वो लगने लगा कि नहीं एक जल रहा है। कितना बताया? 60 मिलीसेकंड। 60 मिलीसेकंड। तो लग रहा था कि हाँ ये काम हो रहा है, कि मतलब मूवमेंट हो रहा है, चल रहा। ठीक है, और जब इसको 200 कर दिया तो 200 मिलीसेकंड कर दिया गया, तब सब समझ में आ गया स्टील हो गया, स्टील हो गया। ये फाई फेनोमेना बहुत ही ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड हुआ। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इसी फाई घटना से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ था। इसके बाद उन्होंने आइसोमॉर्फिज्म की बात की। उन्होंने दो बल्ब जलाए और ऐसे जलाए अलग अलग, और इसको मूव करना शुरू किया। तो मूव किया तो एक टाइम ऐसा था कि व्यक्ति को परसेप्शन कितना हो रहा है? एक बल्ब, एक। ठीक है, यहाँ दो, ये मूव करते करते एक टाइम ऐसा होगा कि एक परसेप्शन हुआ। तो इन्होंने ये फाइंडिंग्स निकाली कि जिस तरह इन्वायरमेंट फील्ड हमारा डायनेमिक है, उसी तरह हमारा ब्रेन फील्ड भी डायनेमिक है। अगर इन्वायरमेंट फील्ड में परिवर्तन होता है तो ब्रेन फील्ड में भी परिवर्तन होगा। ये था आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है,
यानी दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, हाँ, यही ना अगर सर? विजुअल फील्ड हम चेंज वर्चुअल करेंगे तो परसेप्चुअल जो हमारा ब्रेन फील्ड है वो भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की, ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के 2 नियम बताए, सेंट्रल नियम और पेरिफेरल नियम। और गेस्टाल्टवादियों ने इसी पेरिफेरल नियम पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पेरिफेरल नियम जो होता है वो कैसा होता है, बाय बर्थ होता है, इनबॉर्न होता है। और इसमें उन्होंने कहा प्रॉक्सिमिटी, सिमिलरिटी, कॉन्टिन्यूटी, सिमेट्री, क्लोजर, कॉमन फेट, ये कुछ ऐसे उन्होंने टर्म यूज़ किए। प्रॉक्सिमिटी, उन्होंने कहा कि जो चीज़ आपस में नज़दीक होगी वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी, फिगर के रूप में ऑर्गेनाइज होकर दिखेगी। जो चीज़ आपस में सिमिलर होगी, एक जैसी होगी, वो ऑर्गेनाइज होकर दिख जाएगी। ठीक है। कॉन्टिन्यूटी में बताया कि एक ख़ास दिशा में आने जाने की प्रवृत्ति देखी जाएगी। बहुत सारे डॉट्स हैं और उसमें कुछ डॉट एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे और वो डायरेक्शन भी बताएंगे। फिर गुड फेट, कॉमन फेट या गुड फिगर का बोलते हैं सिमेट्री। कहा गया कि जो चीज़ें बहुत सुडौल और स्पष्ट होती हैं वो फिगर के रूप में आपको आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। क्लोज़र के नियम में ये बताया गया कि हम अपनी तरफ से रिक्त स्थानों को भर के किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके परसीव करते हैं। चीज़ें 3 तिरछी लकीरें ऐसे खींचा हुआ है, आपस में सटा नहीं हुआ है, फिर भी हम उसका परसेप्शन ट्रायंगल के रूप में कर लेंगे। ठीक है, उसको अपनी जगह से उस खाली जगह को अपनी तरफ से भर लेते हैं। कॉमन फेट क्या है, कोई बताएगा? क्या चीज सर? कॉमन फेट आसमान में जो चिड़ियों का जो समूह उड़ता है वो एक समूह के रूप में परसीव करते हैं। हैं? जो आसमान में चिड़िया होगा सर एक। अच्छा। इसके अलावा सेंट्रल नियम में जो चीज़ें बताई गई वो था अर्थ यानी मीनिंग, सेट, प्रेग्नेंस और मोटिवेशन। ये सारे कहे गए कि ये एक्वायर्ड हैं, सीखे गए होते हैं, लर्नड बिहेवियर हैं और इनके द्वारा व्यक्ति चीज़ों को परसीव करता है। किसी चीज़ का हम मीनिंग जानते हैं तो हम उसको परसीव कर लेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर, ठीक है, मेंटल सेट के आधार पर, प्रेग्नेंस के आधार पर और मोटिवेशन के आधार पर। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट था वो आपका पेरिफेरल सिस्टम ही था, पेरिफेरल थ्योरी ही थी। इसके बाद हम लोग बात कर ले बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की। परसेप्शन में बिहेवियरिस्टिक थ्योरी क्या कहता है? यह सिद्धांत के अनुसार परसेप्शन भी एक प्रकार का सीखा गया व्यवहार होता है। व्यवहार जिन नियमों के द्वारा निर्धारित होते हैं, परसेप्शन भी उन्हीं नियमों के द्वारा निर्धारित होगा। ऐसे निर्धारक में हैबिट फॉर्मेशन है, आदत निर्माण कहा गया, जनरलाइजेशन हो गया, इनहिबिशन हो गया। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति के बिहेवियर को प्रभावित करते हैं और उनके परसेप्शन को भी प्रभावित करते हैं। हल ने नर्व इम्पल्स के इंटरैक्शन के आधार पर स्टिमुलस पैटर्न का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने एक चीज़ और लाया, पैटर्न, स्टिमुलस का पैटर्निंग। एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी, किसी ने देखा है कालीचरण? नहीं सर। नहीं देखा। सुभाष घई की ये पिक्चर थी। आप समझ सकती हैं कि डायरेक्टर बढ़िया है तो पिक्चर भी बढ़िया होगी। पूरे पिक्चर में एक मर्डर है और उस मर्डर के केस में हीरो जो है वो खोजता रहता है। ठीक है, वो खोजता रहता है और क्लू उसको कहीं भी वो देखता था तो नंबर 17 उसको मिलता था। और ये नंबर 17 कौन है पता करते करते एक वो क्लब में बैठा हुआ था और पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ था, वो चल रहा था राउंड, तो उस पे लिखा हुआ था लॉयन, LION। जब वो मूव करता है तो हीरो की नज़र पड़ती है और उसको परसीव करता है नंबर 17 और फ़ौरन ही वो जैसे घूम रहा है, घूमते हुए उसने देखा लॉयन। तो लॉयन जो था उस वक्त का उस सोसाइटी का बहुत बड़ा आदमी था जिसको सारे लोग लॉयन के नाम से जानते थे। तो उसको वहीं से क्लू मिला कि अरे असली मुजरिम तो यहाँ है। तो ये बिहेवियर पैटर्न बताया गया। कहा गया कि स्टिमुलस पैटर्न, स्टिमुलस की जो पैटर्निंग होती है वो कैसा होता है, एक ही स्टिमुलस को अगर हम दूसरे ढंग से ऑर्गेनाइज करें तो उसका परसेप्शन व्यक्ति को अलग ढंग से होगा। ये हल ने दिया था स्टिमुलस पैटर्न का कॉन्सेप्ट कि एक ही स्टिमुलस को अगर ऑर्गेनाइज हम, सेम चीज़ है, ठीक है,
और उसको ऑर्गेनाइज अगर हमने दूसरे ढंग से कर दिया तो उसका परसेप्शन अलग हो जाएगा। आप LION लिख दीजिए, आप उलट के देख लीजिए उसको, आपको नंबर 17 दिखेगा। ठीक है, तो ये बताया गया। ठीक है, इसके बाद एक ब्रूनर और पोस्टमैन की थ्योरी थी, डायरेक्ट स्टेट थ्योरी। उन्होंने बताया कि परसेप्शन में वैयक्तिक कारकों की अहम भूमिका होती है। ये बहुत, जो हम लोगों ने परसेप्शन में नीड की बात की थी, ठीक है, जो मोटिवेशन की बात की थी, वो इस थ्योरी में आपको दिखेगा, ब्रूनर और पोस्टमैन की थ्योरी में दिखेगा, डायरेक्टिव स्टेट थ्योरी। इसमें कहा गया कि नीड, वैल्यू और मोटिव, ये इस पर बेस्ड है। बॉडी की नीड क्या है, रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सेल्फ वैल्यूज़, ऑब्जेक्ट वैल्यूज़, ट्रेट, इमोशन, इन सारी चीज़ों पर बेस्ड है। लेकिन इसमें बेसिकली जो ब्रूनर और पोस्टमैन ने वैल्यू से रिलेटेड स्टडी किया था, उसमें उन्होंने गरीब घर के बच्चे और अमीर घर के बच्चे दोनों को उन्होंने लिया और प्रोजेक्टर से छोटा बड़ा करना था उन बच्चों को। उनको क्वाइन दिखाया गया, सेंट, जर्मन सिक्का था, सेंट दिखाया गया। ठीक है, और अमीर बच्चे ने उस एक सेंट को छोटा परसीव किया, उसको साइज़ को छोटा कर देते थे। ठीक है, जबकि गरीब के बच्चों ने उसको बड़ा परसीव किया, क्योंकि उनके लिए वो वैल्यूएबल था, उसके लिए वो एक सेंट भी बहुत महत्व रखता था, इसलिए उसका परसेप्शन बहुत बड़ा हो रहा था। और अमीर बच्चों के लिए एक सेंट का कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए वो उसका परसेप्शन बहुत छोटे अंडर एस्टिमेट करता था उसको। तो ब्रूनर और पोस्टमैन का एक ये था एक्सपेरिमेंट। एक और एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था मोटिव को लेके, हैं, का था सर, कौन वाला? था सर, भूख वाला नीड को लेके, भूख वाला था, नीड रोटी। से रिलेटेड था जो। हाँ। हाँ, वो फूड ज्योमेट्रिक पढ़ लिया था फिगर, उसके साथ। रोटी और ज्योमेट्रिक फिगर दिखती थी। हाँ, 400D को फूड पढ़ लिया था, जो अपने निकला था वो तो। चांद में भी भूखे को नजर आती हैं रोटियां। आज से ठीक है सर। बहुत ज़माना पहले हम लोगों ने गाना सुना था कि चांद में भी भूखे को नजर आती हैं रोटियां। सर आपने योगा वाला देखा था? योगा वाला हम रात में आपको देते हैं, ठीक है? ठीक है सर। टाइम सर नहीं, पहले आज मुझे आज वो कर देंगे, दीजिए। हाँ, ठीक वो है? हम PPT 1 मिनट पहले नोट कर लें कि आज हमको करना क्या योगा है। का क्या सर? हैं? सर योगा का क्या दिए थे मैम को? मैम को बस देना है एक कुछ short योगा के types of बेसिक्स। योगा। हाँ, हाँ, टाइप्स ऑफ PPT योगा। देना है तुम अश्विया को, क्योंकि है मोनी ना? मैम ने भी तो योगा पे किया है काम। हाँ, थोड़ा सा बनाए हम भी, योगा का टाइप कर लिए हैं और प्राणायाम का भी टाइप लिख लिए हैं। भेज दो अश्विया मैम को। अच्छा, हिंदी में लिखे हैं मैम, आपको तो इंग्लिश। कोई बात नहीं, या इन शॉर्ट आप ऐसे ही बता दीजिए मुझे अभी। हाँ, अगर बता 5 दीजिए, अभी मिनट में बता कुछ दीजिए, सकें। अगर बता सकती हैं हाँ, तो। क्योंकि मुझे बहुत इन डेप्थ नहीं जाना है। और काउंसलिंग छोड़ देते हैं, दूसरे दिन कर देंगे। अच्छा, काउंसलिंग, हाँ कोई बात नहीं। काउंसलिंग इतना याद आ गया मुझे, आपने जो उतनी बात बताई उतने में मैंने कैच कर लिया। दोनों में डिफरेंस भी किए थे, बता मत कहिएगा, जैसे तो हो ही जाएगा आपको। हाँ, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में डिफरेंस। अच्छा, हाँ। अरे वो हमारा बना हुआ नोट्स हम भेज देते हैं अभी। सर अब पढ़ने का टाइम नहीं है। एक पन्ना तो ही है पूरा। अरे एक पन्ना करते करते सर, अभी मुझे अपनी एमफिल से PhD और डिसर्टेशन पेपर ये पढ़ने हैं, और अभी PPT बनानी है प्रेजेंटेशन के लिए। वो तो कर लीजिए आप, बिना उसके काम नहीं चलेगा। बिना PP पूरी महाभारत उसी पे डिपेंड है। और अब मुझे ये PPT बहुत बुरी लग रही है। मोनी योगा बताइए मैम। योग का जो, हाँ मैम जो योग का टाइप लिखे थे हम, उसमें लिखे थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये हमारा 7 टाइप हो गया कि 2 2 4 8 हो गया मैम। यामा, न्यामा, प्रत्याहारा, धरना, ध्याना, समाधि, कुछ भूल आसना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। अच्छा, प्राणायाम 8 हो गया मैम, 8 हो गया। हाँ 8 है, यामा, न्यामा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धरना, ध्याना, समाधि। समाधि 8 हो गया। आखिरी में समाधि है ये, प्राणायाम आखिरी में समाधि है, समाधि लगा देना है। हाँ, आखिरी में समाधि। उसमें मेरा था मैम प्राणायाम का चौथा टाइप, योग का चौथा जो टाइप है हमारा प्राणायाम, उसको लिए तो उसमें भी प्राणायाम का 8 बताइए। हाँ हाँ, यामा में क्या है, बस एक लाइन बताइए, कुछ याद है? यम, नियम। हाँ, यम सिर्फ हम प्राणायाम को लिए ना, तो बस टाइप बताते हुए हम सीधे प्राणायाम पे आ गए। उसका भी 8 टाइप बताया गया, तो सिर्फ हम तो प्राणायाम करवाए। अच्छा, हमने ये सब कुछ नहीं किया, हमने बस ये लिया था कि योगा
के प्रैक्टिशनर्स हैं, वो कोई भी योगा हो, एनी टाइप ऑफ योगा, प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा हमने लिया था, उससे अलावा मैंने और कुछ नहीं किया था। कि जो किसी भी तरह का योगा कर रहे हो उन पे हम देख रहे थे बेसिकली पॉजिटिव। मेरा टॉपिक था पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस एंड ग्रेटिट्यूड एज रिलेटेड टू फ्लोरिशिंग्स अमंग प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा। कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस है और ग्रेटिट्यूड का क्या रिलेशन है फ्लोरिशिंग पर। तब तो मैम आपको योगा का जो टाइप है ना वो उसी को पढ़ लीजिए, सफिशियंट है, आपको अलग करने का जरूरत नहीं है। हाँ, है ना, हाँ, जैसे प्राणायाम को हम टाइप में बांटे हैं ना, 8 बताए हुए हैं कि ये 8 टाइप हम उसे करवाए, जिसका सैंपल किए थे, तो हमको आपको करवाने वाला काम नहीं किया था। हमने एक नॉर्मल ग्रुप ले लिया और एक प्रैक्टिशनर्स ऑफ योगा जो किसी भी तरह का योगा कर रहे हो, एटलीस्ट वो 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हो। अच्छा, तब तो वो हमने लिए थे। हाँ, वो हमने लिया था और उसमें हमें ये देखना था कि जो नॉर्मल में और उनमें क्या डिफरेंस आ रहा है, उनके ग्रेटिट्यूड में, उनके फ्लोरिशिंग में। अच्छा, ग्रेटिट्यूड में क्या डिफरेंस है, ग्रुप देखिए, आप 2 ग्रुप कर दिए, बस यही अंतर है। अरे हमें तो फॉर्मेलिटी कर, आपको पीएचडी करनी थी, हमें तो फॉर्मेलिटी करनी थी। वो भी पूरा नहीं हुआ है। चलिए बहरहाल मेरे ख्याल से टाइम काफ़ी हो गया, 11 बजने जा रहा है, हम लोग को आगे भी काम करना है ना, तो पीपीटी आपका भेजना है और बाकी हम देखते हैं क्या भेज सकते हैं आपको। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। सर पीपीटी ही देखिए, हम पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक पे बना रहे हैं, उसमें कोई हो तो वही भेज बस दीजिए। तुरंत भेजते हैं, तुरंत। जी सर जी, मैं अभी आपको फौरन कॉल भी करती हूँ, 1 सेकंड। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, क्लास वाइंड अप किया जाए। मैम योग क्या है, योग का इम्पोर्टेंस क्या, वो देख लीजिएगा आप कम से कम।